हेलो बच्चों हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था वेक्टर का इंट्रोडक्शन और वेक्टर के एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़े थे ग्राफिकल मेथड से। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वेक्टर का एडिशन सब्ट्रैक्शन एनालिटिकल मेथड से। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। देखो एनालिटिकल मेथड, देखो बच्चों जैसे आपने ग्राफिकल मेथड पढ़ा तो ग्राफिकल मेथड में दो वेक्टर हमने ड्रॉ किए थे और रिजल्टेंट फाइंड कर लिया था। लेकिन जब हम न्यूमेरिकल कर रहे थे, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, तो हमें तभी सॉल्व हो पाते थे जब 90 डिग्री हो एंगल। अगर 90 डिग्री एंगल नहीं है तो सॉल्व नहीं हो पा रहे थे क्वेश्चन। तो अगर किसी और एंगल पे कभी हो जाए दो वेक्टर तो रिजल्टेंट कैसे फाइंड करें, तो इस मेथड से फाइंड करना है। देखो इसमें दो लॉ आते हैं बच्चों, ट्रायंगुलर लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। तो लॉ का स्टेटमेंट हम बाद में पढ़ेंगे, पहले रिजल्टेंट फाइंड करना सीखते हैं। ठीक है, देखो जैसे हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। ठीक है बच्चों, इन दो का रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो हमने क्या काम किया, जैसे ग्राफिकल में करते थे, पहले एक वेक्टर बनाया ऐसे, वेक्टर ए, और बिल्कुल दूसरा वेक्टर ऐसे। ठीक है, तो रिजल्टेंट ये होगा बच्चों, सोचो, है ना। अब हम थोड़ी देर के लिए वेक्टर भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि ये जो लाइन थी इसकी लेंथ कितनी होगी a, इस लाइन की लेंथ b, और इसकी लेंथ कितनी होगी r। ठीक है, देखो बच्चों, अच्छा a और b के बीच में एंगल कितना होगा, थीटा। भाई a और b के बीच में अगर दो वेक्टर दे रखे हैं तो इनके बीच में थीटा भी पता होता है ना एंगल। भाई कैसे, अगर मैं इसको यहां से ड्रॉ करूं, b ऐसे बना लूं और a को आगे ले जाऊं तो ये एंगल बनेगा ना। भाई दो एंगल बनेगा ना, एक ये और एक ये, तो छोटा वाला एंगल, तो इसका मतलब थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो थीटा पता है, हमें ए बी पता है। अब हमें आर कैलकुलेट करना है इसके टर्म में। तो देखो आप ऐसे करो, इसे यहां से परपेंडिकुलर डालो। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करते थे ना ज्योमेट्री में, जब 8th 9th में मैथ्स पढ़ते थे, तो ऐसे हमने इस पे एंगल ये परपेंडिकुलर डाला। इनके नाम रख लेते हैं, ओ एम एन पी, ऐसे कुछ नाम रख लिए। तो देखो बच्चों, इस लेंथ को आप मान लो x, मान लो इसको y। ठीक है, तो अगर मैं ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल कौन सा, पी एम एन, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो इस ट्रायंगल में साइन थीटा y बाय बी होगा, और y कितना आ जाएगा, b साइन थीटा। ठीक है, हम करने क्या जा रहे हैं, हम रिजल्टेंट फाइंड करने जा रहे हैं ए और बी और थीटा के टर्म में। अच्छा ऐसे ही इस ट्रायंगल में cos थीटा लिखो, तो cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो x कितना आ जाएगा बच्चों, b cos थीटा। क्लियर है, तो y आ गया और x आ गया। अब सोचो ये पूरा ट्रायंगल जो है, अगर मैं यहां लिखूं पूरा ट्रायंगल ओ एन एम, इस पूरे ट्रायंगल में बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल है ये। सोचो ओ एन का स्क्वायर इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर प्लस एम एन का स्क्वायर होगा ना, एम एन स्क्वायर। बोलो, ऐसे लिख सकते हैं। अब मुझे बताओ ओ एम कितना है बच्चों, ओ एम, तो ओ एम है ए प्लस एक्स, ए प्लस एक्स है ना, यानी कि आप कहोगे सर ओ पी प्लस पी एम। ठीक है, और एम एन, तो एम एन ही लिख दिया ऐसे। ओ पी कितना है आपके पास, ए, और पी एम कितना है हमारे पास, एक्स, और एक्स कितना है, ये रहा बी कॉस थीटा, तो बी कॉस थीटा रख दिया। और एम एन कितना है हमारे पास, वाई, वाई कितना है, बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा का होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब देखो इसका होल स्क्वायर। अच्छा ओ एन कितना है, तो एक बच्चे ने बताया सर ओ एन तो आर है, तो आर स्क्वायर लिख देंगे। अच्छा बच्चा है तुम्हारी तरह वो भी। अब देखो आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, 2ab कॉस थीटा। ठीक है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो बच्चों,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। मानते हो? इसको क्या लिख लोगे बच्चों? 1। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ये आर स्क्वायर आ गया। अब अगर मैं इसको, भाई समझते हो, ये 1 लिख दिया। अब स्क्वायर को हटाते तो क्या आ जाता है? अंडर रूट। ठीक है, तो रिजल्टेंट आ गया। देखो रिजल्टेंट आया, ए भी है इसमें, बी है, थीटा आर है। ठीक है, तो इनके टर्म में आ गया जो गिवन पैरामीटर थे। ठीक है, अब इसे आप क्या क्या लिख सकते हो? तो देखो ये रिजल्टेंट आया दो वेक्टर का। अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है, उनके मैग्नीट्यूड दे रखे हैं, तो आप रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब देखो एक बात समझो, जैसे r इक्वल टू होता है वेक्टर r इक्वल टू मोड ऑफ वेक्टर a एंड वेक्टर b। ठीक है, अगर मैं दोनों तरफ मोड लगा दूं तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सम है, वेक्टर को जोड़ा उसका सम है। ठीक है, और सॉरी, वेक्टर का सम है और उसका मैग्नीट्यूड है ना। तो इसको क्या लिख सकते हो आप? इसको r वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी तो लिख सकते हो। यानी कि अगर एक बच्चा कहे कि सर मैं तो ऐसे लिखूंगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। तो याद करो, मैं पिछली क्लास में जब आपको समझाता था, मैं इसका मतलब बोलता था कि ये एक सिंबल है। इसका मतलब ये नहीं कि दो वेक्टर आपने सिंपली जोड़ दिए, हमने जोड़ा भी नहीं था, वेक्टर से वो ट्रायंगल लॉ लगाया था, पाइथागोरस थ्योरम। आज देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab कॉस थीटा, मतलब इसके मैग्नीट्यूड का मतलब है ये। ठीक है, अच्छा ये तो रिजल्टेंट आया और उसका मैग्नीट्यूड। अगर हमें ये पता करना हो कि यार रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या है, तो हमें ये एंगल कैलकुलेट करना होगा, tan अल्फा। तो यहाँ ट्रायंगल से देखो बच्चों, tan अल्फा इक्वल टू ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है? mn अपॉन OM, m से m काट देना, ऐसा मत कर देना। mn कितना था बच्चों? अभी हमने लिखा था y, दैट इज b साइन थीटा। ठीक है, और OM कितना है? a प्लस b कॉस थीटा। ठीक है, tan अल्फा आ गया और यहां से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। क्लियर? अब देखो बच्चों, अगर अब मैं इसी बात को दोबारा बनाता हूं, जैसे ये a, ये b और ये r। ठीक है, r आ गया हमारे पास अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। ठीक है, इसको बच्चों अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो इसको लॉ ऑफ कोसाइन भी बोलते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ कोसाइन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब देखो एक बात सोचो, अगर मैं इसमें अलग अलग केस लूं, जैसे थीटा 0 हो जाए कभी, ठीक है, तो a और b सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे। इसका मतलब यही तो है ना भाई, थीटा क्या है? ये एंगल। अगर मैं घटाते घटाते थीटा को 0 कर दूं तो a और b सेम डायरेक्शन में हो गए। तो सोचो, अगर यहाँ पे cos 0 1 लिख दो, cos 0 कर दो, थीटा की जगह 0, तो cos 0 कितना होता है बच्चों? 1, और 1 हो गया तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab, और ये क्या होता है बच्चों? अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर से रूट हट जाएगा, क्या बचेगा बच्चों? a प्लस बी। यानी कि जब दो वेक्टर के बीच में एंगल 0 होता है तो उनका रिजल्टेंट सिंपली आप a प्लस बी लिख सकते हो। ठीक है, और ये दो वेक्टर का सबसे बड़ा रिजल्टेंट है, इसको बोलते हैं मैक्सिमम रिजल्टेंट है जब थीटा 0 होता है। आप सोचो, आप एक गाड़ी को धकेल रहे हो, धक्का लगा रहे हो, दो लोग मिलकर एक रस्सी से खींच रहे हैं उसको, तो एक ही तरीका है, अगर ज़्यादा एफर्ट लगाना है दोनों सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाओ, तभी तो चांस है ना गाड़ी के चलने के। तो इसलिए थीटा 0 होने का मतलब रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा दो वेक्टर का। दूसरा केस, अगर थीटा पाई हो जाए, तो देखो थीटा पाई होने का मतलब बच्चों समझो कि ये दो वेक्टर हैं, ऐसे a और b, है ना, इनका एंगल बढ़ता जाए तो पाई ऐसे, तो पाई अगर ऐसे हो गया तो कोस पाई कितना होता है बच्चों? बोलो,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस पाई माइनस 1, और माइनस यहाँ जाएगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या बचेगा ये हो जाएगा बच्चों, रूट हट गया a माइनस बी, ठीक है। r इक्वल टू आ जाएगा a माइनस बी। ये कब होगा? जब a इधर है और b इधर है, ठीक है। तो इस केस में रिजल्टेंट मिनिमम होता है बच्चों। किसी दो वेक्टर का मिनिमम सम रिजल्टेंट लाना हो तो उन्हें अपोजिट डायरेक्शन में लगा दो, ठीक है। अब देखो तीसरा केस, थीटा अगर π/2 हो जाए तो थीटा अगर π/2 हो जाए बच्चों, देखो ए ऐसे और बी ऐसे और ये एंगल π/2, ठीक है। तो सोचो r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, cos 90 क्या होता है बच्चों? 0, ऐसे ना, cos 90 करती है पूरा टर्म 0, तो ये बचेगा। यानी कि रिजल्टेंट की बात करें तो रिजल्टेंट, मैं बी को यहाँ ड्रॉ कर लूँ तो रिजल्टेंट ऐसे गुजरेगा। और अगर हमसे पूछा जाए कि अल्फा कितना होगा, ये जो एंगल था ये अल्फा कितना होगा, तो देखो बच्चों ट्रायंगल देखो, tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? b/a, और b कितना है? जितना भी होगा उससे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इसी केस में बच्चों कभी ऐसा हो जाए नॉट, अगर कभी a और b बराबर हो जाए, मान लो लेट a नॉट, ठीक है, मतलब दो वेक्टर हैं और 90 डिग्री पे लग रहे हैं ऐसे, ठीक है बच्चों। इनका रिजल्टेंट लिखना हो तो देखो क्या लिखा जाएगा, अंडर रूट a नोट स्क्वायर प्लस a नोट स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये? 2a नोट स्क्वायर, है ना। तो a नोट बाहर आ जाएगा, a नोट रूट 2, ये आ जाएगा, क्लियर है। और इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? देखो अगर ये a नोट है तो ये भी a नोट, और ये रिजल्टेंट आ जाएगा r, तो r इज a नोट रूट 2। मैं आपसे पूछूं कि सर ये एंगल बताओ आप, तो tan अल्फा, तो tan अल्फा कितना होगा बताओ बच्चों? a नोट अपॉन a नोट कितना होता है? 1। तो जब अल्फा 1 हो गया tan अल्फा, तो इसका मतलब अल्फा कितना रहा होगा? 45 डिग्री। तो आज से समझ जाएंगे कि जब भी कोई दो वेक्टर हैं और इक्वल वेक्टर है तो उनका जो रिजल्टेंट हमेशा बाइसेक्टर से गुजरेगा, ठीक है। कंडीशन अप्लाई, बाइसेक्टर से कब गुजरेगा? जब इक्वल वेक्टर होंगे। अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट मैग्नीट्यूड है उनके, तो एंगल अल्फा होगा और अल्फा यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, क्लियर है बच्चों। और केस देख लेते हैं, जैसे मान लो दो वेक्टर हैं, जैसे a और b बराबर है, दैट इज a नॉट, ठीक है, और उनके बीच में एंगल थीटा है, समझ में आया बच्चों? थीटा है π/3, ठीक है, cos 60। तो देखो क्या कर सकते हैं इसमें, मतलब स्पेशल केस है ये, 2-3 बहुत यूज होते हैं। जैसे ये भी a नॉट और ये नॉट और ये एंगल थीटा, ठीक है। तो देखो रिजल्टेंट क्या बन जाएगा, r इक्वल टू, पहले मैं इनको थीटा रखेंगे, फिर थीटा की जगह π/3 π/6 ऐसे रखेंगे, अभी नहीं रखते चलो। तो देखो r इक्वल टू आ गया अंडर रूट a नोट स्क्वायर 2a नोट कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं भाई। अब देखो यहां से 2a नोट स्क्वायर, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा बच्चों? 2a नोट स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो यहां से a नोट बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 2 × 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, ठीक है, a नोट 2 × 1 प्लस कॉस थीटा। अब क्या कर सकते हो बच्चों, जैसे अगर मैं कहूं थीटा किसी दिन π/3 है, ठीक है, π/3 का मतलब 60 डिग्री। तो देखो r इक्वल टू a नॉट 2 × 1 प्लस कॉस 60 या π/3 लिखो। कॉस 60 कितना होता है बच्चों?
बोलो। ए नॉट cos 60 होता है बच्चों 1/2, तो 2 इंटू 1 प्लस 1/2, तो 3/2 हो जाएगा एलसीएम लेके, तो 2 इंटू 3/2, तो ए नॉट √3। तो आज से तुम्हें याद हो जाना चाहिए। अब ये बहुत यूज़ होगा, पूरी ज़िंदगी यूज़ होगा तुम्हारे इंजीनियरिंग की लाइफ में, और 12th तक तो सबका यूज़ होगा कि जब दो इक्वल वेक्टर 60 डिग्री पे एक्ट करेंगे इक्वल वेक्टर, तो उनका रिजल्टेंट ए नॉट √3 होगा, यानी कि रिजल्टेंट ऐसे कहीं जाएगा, ठीक है, आर ए नॉट √3, ठीक है। और ये पक्की बात है, इक्वल वेक्टर है तो हमेशा बाइसेक्टर से गुजरता है, तो ये θ/2 है ना, और θ/2 कितना हो जाएगा, अगर ये पूरा 60 है तो 30 डिग्री। क्लियर है। अब इसी में दूसरा केस देख लेते हैं। अगर मान लो थीटा हो जाए, जैसे बड़ा यूज होता है ये 120 डिग्री, यानी कि π/3 था ना, 2π/3, तो 2π/3 का मतलब 120 डिग्री। तो देखो R इक्वल टू ए नॉट 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस cos 120, cos 120 होता है बच्चों -1/2, ठीक है। तो 2 इंटू 1 -1/2 कितना हो जाएगा, ये ए नॉट, तो रिजल्टेंट ए नॉट हो जाएगा। अब तुम ध्यान से देखो, रिजल्टेंट ए नॉट होने का मतलब, अगर मैं यहाँ इसको नोट कर लिया होगा तुमने, अगर मैं इसको यहाँ बनाऊं, भाई 120 का मतलब तो कुछ ऐसा ही होता है ना, ठीक है। तो रिजल्टेंट जो जाएगा वो लगभग यहाँ से जाएगा, सोचो ये बात, 20 से गुजरेगा ना, ठीक है, तो लगभग ऐसे जाएगा ये, जब 120 पे होंगे। नहीं बिल्कुल ऐसे तो नहीं जाएगा, क्योंकि 60 पे जाना है ना भाई, बाइसेक्टर है 120 है ना, तो 120 का मतलब ऐसे, ये 60 ये 60, ठीक है, और रिजल्टेंट कितना आया, ए नॉट। तो यानी कि अगर ऐसे, सर हमें इनकी जरूरत कहाँ पड़ेगी, तो जैसे फोर्स में सॉल्व करोगे, मोमेंटम, वेक्टर क्वांटिटी का जब सम लोगे किसी एंगल पे, तब जरूरत पड़ेगी। तो ऐसी चीज़ें आपको याद हो जानी चाहिए अभी, ठीक है। ये अपने आप में छोटे छोटे क्वेश्चन है। अब देखो बच्चों, हमने एंगल फाइंड कर लिया, रिजल्टेंट फाइंड कर लिया। अब अगर एक बात सोचो, अगर थीटा 90 से छोटा है तो कॉस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, इस क्वाड्रेंट में होता है ना, और यहाँ कॉस क्या होता है, पॉजिटिव। लेकिन इस क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। अगर थीटा 90 से बड़ा हो गया तो ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन। तो एक बात दिमाग में रख लो, जब भी दो वेक्टर के बीच ऐसे होंगे, ये एक्यूट एंगल होंगे दो वेक्टर के बीच में, तो रिजल्टेंट ज़्यादा आएगा। लेकिन अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 से बड़ा हो गया तो रिजल्टेंट हमेशा कम आएगा, वो अपोज करेंगे। जब ऐसे एंगल होंगे, दो वेक्टर 90 से छोटे एंगल होते हैं, तो वेक्टर हेल्प करते हैं एक दूसरे को, लेकिन 90 से अपोजिट करने के बाद वो सब्ट्रैक्ट होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन स्पेशली अगर हमें सब्ट्रैक्शन लिखना हो तो कैसे लिखा जाता है, देखो अगर सब्ट्रैक्शन को लिखना है तो कैसे, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। देखो बच्चों, जैसे मान लो ये दो वेक्टर है ए और बी, और आपको क्या करना है, ए माइनस बी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आर डैश वेक्टर बना लेते हैं इसको, ए प्लस ऑफ माइनस बी करते हैं ना, समझा बच्चों। जब घटाना होता है तो ए माइनस बी कर देते हैं इसको, बी में मतलब ए में माइनस बी जोड़ देते हैं, ठीक। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही, अगर जोड़ने की बात होती तो ऐसे जोड़ा जाता, ठीक है, और ये रिजल्टेंट आता आर, जो भी किया था हमने, और ये एंगल थीटा। लेकिन सब्ट्रैक्शन में आप क्या कर रहे हो, बस बी को उल्टा कर रहे हो, तो माइनस बी बन गया, ये आर डैश आ गया, ठीक है। तो ए और माइनस बी, इनके बीच में एंगल कितना है बच्चों, ये है ना। अब तो ए और माइनस बी का रिजल्टेंट ले रहे हो ना, तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल अगर आपको देखना है तो कितना है, पाई माइनस थीटा। क्लियर है बच्चों। अब देखो, अब मैं जैसे यहां लिखने जा रहा हूं, भाई हमने फॉर्मूला पढ़ा था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर।
भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे लिखते हो तो ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही तो है, तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 2 ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, लिख सकते हो ना। लेकिन आज आपको किसके बीच का मैग्नीट्यूड लेना है, ए और बी का रिजल्टेंट लेना है, तो क्यों ना हम इसी फॉर्मूले में रखते हैं, क्योंकि रिजल्टेंट वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ सब्ट्रैक्शन एडिशन वर्ड सही नहीं होता वेक्टर के लिए, वो लगा कि हम करके देख रहे हैं कि एडिशन सब्ट्रैक्शन, अदरवाइज सही वर्ड होता है रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट अगर लिखना है तो चाहे ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट, सेम आना चाहिए आंसर। तो देखो मतलब दोनों के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए, सेम नहीं, दोनों के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए फॉर्मूला। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए तो ए स्क्वायर ही रहेगा, जब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस बी है उसका होल स्क्वायर करो, ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड है तो बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर 2 ए बी, बी वेक्टर का माइनस बी वेक्टर को, फिर ये बी हो जाएगा, लेकिन एंगल कितना है पाई माइनस थीटा, तो ये आर डैश बन जाएगा अब, ठीक है। अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, ये तो हेल्प ली है उससे हमने। भाई पूरे में एडिशन में क्या बदला, सब्ट्रैक्शन में इसी का मैग्नीट्यूड तो बदला और एंगल बदला ही है, सॉरी मैग्नीट्यूड क्या डायरेक्शन बदली है, वो हमने रख के देखा। कोस पाई माइनस थीटा होता है बच्चों माइनस साइन थीटा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab साइन थीटा। तो अगर वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो आप तो इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी ए स्क्वायर, सॉरी साइन थीटा नहीं होता कॉस थीटा होता है बच्चों, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, माइनस आ गया, ठीक है। अगर आप कहो कि सर मुझे याद ही नहीं करना मुझे सब्ट्रैक्शन, तो कोई बात नहीं है, वो जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला है ना वो सही आंसर अपने आप देगा। जैसे ही एंगल 90 से बड़ा होगा उस वाले फॉर्मूले में इसमें प्लस था, रिजल्टेंट लिखा था, वो अपने आप नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब अलग से लिखा है किताबों में, तो मैं भी सिखा रहा हूँ आपको। अब देखो, अब हमें पता करना है ये एंगल रिजल्टेंट का, ये है ना रिजल्टेंट आज तो आर डैश, ये एंगल पता करना है। तो देखो फॉर्मूला क्या लिखा था, tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ऐसे लिखा था ना। लेकिन आज क्या हो जाएगा बच्चों, मैं इसको अल्फा ना लिख के अल्फा डैश लिखता हूँ, भाई अल्फा तो ऊपर होता था ना, तो देखो क्या बनेगा ये अल्फा डैश, थीटा की जगह पाई माइनस थीटा रख दो दोनों जगह, और बी की जगह मैग्नीट्यूड है ना ये, तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी वेक्टर माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी बी होगा, इसलिए उससे फर्क नहीं पड़ा। ये कितना हो जाएगा बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा tan अल्फा डैश, ठीक है, tan अल्फा डैश आ जाएगा। ये सब्ट्रैक्शन हुआ, क्लियर है बच्चों। और अगर आपको सब्ट्रैक्शन पे बिलीव नहीं है, जैसे मुझे बिलीव नहीं है इसमें, मैं वेक्टर के रिजल्टेंट को ही बिलीव करता हूँ जो शुरू में हमने लिखा है एडिशन में, जो उसी में एंगल जो आएगा उससे अपने आप सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखो बच्चों, क्योंकि हमें ए और माइनस बी के बीच का एंगल लेना है, तो ए और माइनस बी के बीच में एंगल लोगे तो वो अपने आप ही इतनी बड़ी 90 से बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक है, तो इसमें रख देंगे। और अगर बी के बीच का एंगल ले रहे हैं तो थीटा। तो देखो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके पीछे जो हमने किया है, अब एक बात को थोड़ा गौर करते हैं कि जैसे आपने बनाया आर, ये ए बनाया, ये बी बनाया और ये आर बनाया, ठीक है। तो आप देखो कभी भी आप दो ट्रायंगल का रिजल्टेंट ले रहे हो, हमेशा एक ट्रायंगल बनना है, ठीक है। तो दो ये एडजेसेंट साइड है एक ट्रायंगल की, तो तीसरी साइड क्या रिप्रेजेंट कर रही है बच्चों, रिजल्टेंट, समझ में आया। तो तीसरी साइड रिजल्टेंट रिप्रेजेंट कर रही है। तो देखो यहां एक लॉ बन जाता है जिसका नाम है ट्रायंगुलर लॉ, ठीक है। जो मैंने समझाया कि when two adjacent side of a triangle represent the two sides of a triangle then third side will represent, बताओ बच्चों क्या रिप्रेजेंट करेगी थर्ड साइड, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। तो आपसे क्या हो सकता है पेपर में, स्कूल में अगर आप स्कूलिंग में है तो वहाँ स्कूल में क्वेश्चन आ जाता है रिप्रेजेंट
ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या सब्ट्रैक्शन या रिजल्टेंट। तो पहले तो ये स्टेट देना है, स्टेटमेंट, और उसके बाद इसको प्रूफ करना है, तो जो मैंने अभी सिखाया आपको, ठीक है, उसी से प्रूफ करते हैं। अब साथ साथ एक बच्चा कहता है सर मेरी मैडम ने तो मुझे पैरेललोग्राम लॉ सिखाया है। देखो अगर ये ए है और ये बी है ना, ये एंगल थीटा है, तो अगर आप बी को यहाँ बनाओ इतने एंगल पे थीटा पे, तो बुराई थोड़ी है कोई, और ए को फिर यहाँ बना दो, देखना पैरेललोग्राम नहीं बन गया ये, है ना। और जो आर है वो इसका डायगोनल हो गया इन दो साइड का कोरस्पॉन्डिंग। तो अगर इसी बात को लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से लिखा जाता है, पैरेललोग्राम के लॉ से, when two adjacent side, when two vectors represent, adjacent का मतलब एक दूसरे से अटैच, represent the two adjacent sides of a triangle, then two adjacent side of a parallelogram, then the corresponding diagonal will represent the resultant of these two vectors, ठीक है बच्चों, ये बात हमें समझ में आई, ठीक। तो ये हमने लॉ लिख दिए, ट्रायंगुलर लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, और मतलब इसका हमने समझ लिया, ठीक है। अब इस पे अब हमने ये पढ़ लिया कि अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है और ये आर वेक्टर है, तो आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। तो इसको लॉ ऑफ कोसाइन भी बोलते हैं, ये मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में लॉ ऑफ कोसाइन, ठीक है। अब देखो ये थीटा था, सॉरी, है ना। अब थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं। एक लॉ ऑफ साइन भी होता है, वो क्या होता है, जैसे हमने क्या काम किया, ये ट्रायंगल बना लिया बच्चों, मतलब ऐसे कंस्ट्रक्शन करके जैसा अभी किया था, और ये बी था, है ना। और अब देखो ये लेंथ कितनी हो गई थी बच्चों इससे, बी साइन थीटा ना। भाई मैं इसका नाम रख लेता हूँ ओ एम एन, ठीक है, इसको पी लिख लेते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि यार एम एन बताओ, तो आपने अभी एम एन बताया था, यहाँ लिख देते हैं, एम एन आया था बी साइन थीटा, आया था ना। भाई हाइपोटेन्यूस को परपेंडिकुलर पे ड्रॉ करो, भाई साइन थीटा इक्वल टू होता है एम एन अपॉन बी। देखो मैं याद दिला देता हूँ, एम एन अपॉन बी, तो एम एन कितना आ गया, बी साइन थीटा। आप बिल्कुल ऐसे सोचो, ये अल्फा दिया था आपको, यहाँ से टेन अल्फा कितना होगा, सॉरी साइन अल्फा, तो साइन अल्फा होगा एम एन अपॉन आर, ठीक है, होगा नहीं होगा। तो एम एन इक्वल टू आर साइन अल्फा भी है। भाई इस ट्रायंगल से देखें तो बी साइन थीटा, और बड़े ट्रायंगल से देखें तो कितना है, आर साइन अल्फा, है ना। अब देखो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, आर साइन अल्फा और बी साइन थीटा, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो देखो आर बाय साइन थीटा, ठीक है, इक्वल टू बी बाय साइन अल्फा आ गया, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब देखो मैं एक परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ करता हूं, इसका नाम रख लेते हैं Q, ठीक है। अब तुम देखो ये एक राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर इसमें देखा जाए, मैं एक एंगल इसको बना लेता हूं बीटा, ठीक है। तो देखो साइन बीटा परपेंडिकुलर अपॉन पी क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूस होगा ना, पी एन। पी एन कितना है बच्चों, बी, देख लो, है ना। तो यहां से पी क्यू कितना आ जाएगा, बोलो, पी क्यू आ गया अब बी साइन बीटा, ठीक है, पी क्यू। और ट्रायंगल कौन सा था, ये ट्रायंगल है ओ पी
सॉरी PQN, ये वाला ट्रायंगल। और सिमिलरली अगर मैं ये ट्रायंगल देखूं, ट्रायंगल OQP, इस ट्रायंगल में भी 90 डिग्री है। यहां पे अगर मैं साइन अल्फा लिखूं तो साइन अल्फा आता है बच्चों, ये देखो, ये हाइपोटेन्यूज है और ये परपेंडिकुलर है, PQ बाय A, ठीक है। तो यहां से PQ कितना आ गया बच्चों, A साइन अल्फा, तो PQ इक्वल टू A साइन अल्फा, ठीक है। PQ इक्वल टू A साइन अल्फा मैंने यहां रख दिया। अब इन दोनों को इक्वेट करो, तो B साइन बीटा इक्वल टू A साइन अल्फा। अब मैं इसको यहां लेके जा रहा हूं, देखो B अपॉन साइन अल्फा, साइन अल्फा नीचे आ जाएगा, B अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू A अपॉन साइन बीटा, ठीक है। ये दूसरी इक्वेशन आई। अब इन दोनों को इक्वेट कर दो, अभी थोड़ा सा देखो पता लगेगा, मजेदार बात पता लगेगी। इन दोनों को इक्वेट करो तो ये तीन वैल्यू सेम हो गई। कौन कौन सी, R बाय साइन थीटा, A बाय साइन बीटा और B बाय साइन अल्फा, ठीक है। ये तीनों वैल्यू क्या हो गई, इक्वल। अब मैं इस ट्रायंगल को थोड़ा सा दोबारा समझाता हूं सिंपल करके। आपने नोट कर लिया होगा कि जैसे देखो, अगर ये ट्रायंगल है, ये एंगल है अल्फा, ये है बीटा और ये था थीटा, तो थीटा मतलब ये पाई माइनस थीटा हो गया। ये लेंथ A थी, ये लेंथ B थी और ये R थी। तो यहां में समझ में आया R अपॉन साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, पाई माइनस थीटा। चलो इसको भूल जाओ थोड़ी देर, इसको देखो A अपॉन साइन बीटा, A और उस साइड के सामने वाला एंगल A अपॉन साइन बीटा, B अपॉन ये साइड और उसके सामने वाला एंगल क्या है, साइन अल्फा, ठीक है। ये साइड है और इसके सामने वाला एंगल कितना है, पाई माइनस थीटा। आप कहोगे सर यहाँ तो पाई माइनस थीटा है, आपने तो R लिख रखा है। एक बात सोचो, साइन पाई माइनस थीटा अगर मैं लिख दूं तो उसका मतलब क्या होता है, साइन थीटा, है ना। तो अभी मैं साइन थीटा लिख रहा हूं और मैं तुम्हें इसे और अच्छे फॉर्म में लिख के दिखाता हूं। जैसे मैं एक दूसरा ट्रायंगल बनाता हूं, ठीक है। ये A, ये B और ये C साइड की लेंथ है, बिल्कुल मैथमेटिक्स में जाके देख रहे हैं। और A के सामने वाले एंगल का नाम है अल्फा, B के सामने वाले का है बीटा और C के सामने वाले का है गामा। तो साइन लॉ बोलते हैं इसको, लेमीज थ्योरम भी बोलते हैं इसको बच्चों। इसके अकॉर्डिंग A अपॉन जिस भी वेक्टर को आपने लिखा है उसके सामने वाले एंगल को देखो, उस साइड के, साइन अल्फा। तो B अपॉन B और उसके सामने वाला एंगल क्या है, बीटा, B अपॉन साइन बीटा। और C अपॉन ये सामने वाला एंगल क्या है, अल्फा, तो C अब सॉरी गामा, तो C अपॉन साइन गामा। बन सकता है ना ये। इसको बोलते हैं साइन फॉर्मूला या लेमीज थ्योरम, अगर इसे वेक्टर में ले जाएं तो ये साइन फॉर्मूला लिख दिया। और इसे लॉ ऑफ साइन भी बोलते हैं, साइन फॉर्मूला भी बोलते हैं। ये वही बात है, बस पाई माइनस थीटा की जगह साइन थीटा लिखा हुआ है। तो अगर कोई तीन वेक्टर एक ट्रायंगल बना रहे हैं तीन वेक्टर एक ट्रायंगल बना रहे हैं तो उनके जो मैग्नीट्यूड लेंगे हम, A, B और R, उनके एंगल्स में ये रिलेशन होगा, ठीक है। तो पहले हमने लॉ ऑफ कोसाइन पढ़ा, फिर लॉ ऑफ साइन पढ़ा, ये दो पढ़े, ये लॉ ऑफ कोसाइन है और ये लॉ ऑफ साइन है। इनका यूज हो सकता है। तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब देखो, जैसे पहला क्वेश्चन देता हूं मैं तुम्हें, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स which are equal in magnitude and resultant of these two vectors is equal to magnitude of any one vector, ठीक है। उनका जो मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट का, वो किसी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो सोचो, हमारे पास जनरली हम लॉ ऑफ कोसाइन से करते हैं ऐसे क्वेश्चन। हमारे पास फॉर्मूला है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
2ab cos थीटा। मानते हो बच्चों? ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब उसने बोला है ए और बी बराबर है और साथ में ये बोल दिया कि रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड उसी के बराबर है। ठीक है, ऐसे। तो इसका मतलब तीनों मैग्नीट्यूड में बराबर है, तो इसको ए नोट मान लेते हैं। उसने बोला दो वेक्टर हैं जिनके मैग्नीट्यूड इक्वल है और रिजल्टेंट जो है वो किसी एक के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो हमने क्या काम किया, इसको ए नोट मान लिया। तो देखो ए नोट का स्क्वायर, ओ पहले यहाँ ए नोट लिखेंगे और होल स्क्वायर के लिए इसको ऐसे कर दिया, ए नोट स्क्वायर 2a नोट स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, देखो बच्चों कट गया ये, 0 इक्वल टू ए स्क्वायर ए नोट स्क्वायर 1 प्लस 2 कॉस थीटा। ए नोट स्क्वायर भी 0 में जाएगा, 0 में चला गया ये, और ये बचा तो 1 प्लस 2 कॉस थीटा इक्वल टू 0। कॉस थीटा इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, -1/2। कॉस थीटा -1/2 है, इसका मतलब क्या समझ में आया बच्चों? एंगल कितना है याद करो, अभी ये क्वेश्चन किया था हमने, स्पेशल वैल्यू है ये कॉस थीटा की -1/2, दैट इज 120 डिग्री। तो थीटा है 120 डिग्री। क्लियर है बच्चों? तो नोट कर सकते हैं इसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अगर मान लो सम ऑफ, बड़े मजेदार क्वेश्चन होते हैं बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स इज 18 न्यूटन। मतलब सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स या टू फोर्स कर देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस इज इक्वल टू 18 न्यूटन। ठीक है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज 12 न्यूटन। ठीक है, ऐसे लिख दिया। लिखना है रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ देम, मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉलर वन। मैग्नीट्यूड मैंने लिखे परपेंडिकुलर टू स्मॉलर वन, मतलब स्मॉलर वन फोर्स के परपेंडिकुलर है। ठीक है, फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू फोर्सेस। ठीक है, ये क्वेश्चन है बच्चों, सॉल्व करना है। देखो अब पहले हम ऐसे बनाते हैं, ये ए और बी दो फोर्स हुए। ठीक है, ए और बी दो फोर्स हुए, बोला है कि इनका रिजल्टेंट ऐसे है। मैं मान लेता हूं कि ए छोटा है बी बड़ा है। ठीक है, उसने बोला कि ए जो है ना रिजल्टेंट जो है परपेंडिकुलर है ए के, यानी कि अल्फा कितना है 90। अल्फा 90 इस हालात में हो सकता है, इसका मतलब रिजल्टेंट जो है ना, ये ए और बी जो है ना, इनके बीच में एंगल 90 से छोटा नहीं बड़ा होगा, तभी रिजल्टेंट ऐसे जा सकता है। ठीक है, यानी कि हालात कुछ ऐसे होंगे, ए और ये बी। ठीक है, और अगर तुम सोचो अब रिजल्टेंट लगभग यहाँ से जा रहा है और अल्फा हो गया 90 डिग्री, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी बात पे फोकस करते हैं कि यार अल्फा 90 डिग्री दे रखा है। हमने अल्फा का फॉर्मूला लिखा था, tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी है, इस क्वेश्चन के थ्रू मैं एक प्रॉपर्टी भी सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर tan अल्फा 90 है, सॉरी अल्फा 90 है, तो tan 90 होता है बच्चों इन्फिनिटी, और किसी क्वांटिटी की वैल्यू इन्फिनिटी होना, इसका मतलब उसका जो डिनोमिनेटर है वो कितना होना चाहिए 0, यानी कि a प्लस बी कॉस थीटा
कितना आ गया बच्चों, 0। ये बात पता लगी कौन सी बात से, कि उनमें से छोटे वेक्टर के साथ अल्फा मतलब रिजल्टेंट 90 डिग्री एंगल बना रहा है। अब मैं आपको एक फंडा बताता हूँ, जब भी रिजल्टेंट का कभी एंगल दे रखा हो किसी वेक्टर से, तो उस वेक्टर को ए मान लिया करो। हमारे डायग्राम में ए से था एंगल अल्फा, ठीक है, तो फायदा रहता है इससे। अब चलते हैं, ये a प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू 0 आ गया। अब एक बात सोचो, इसने बोला है कि जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का सम है, तो मैग्नीट्यूड का सम a प्लस बी कितना लिखा है, 18, ठीक है। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये है। दूसरा बोला है कि जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, अब रिजल्टेंट क्या होता है बच्चों, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा, है ना। और वहां से इसकी वैल्यू दे रखी है 12, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो आर ही होता है, आर वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड आर। अब इसका स्क्वायर कर दो तो ये 144 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों, एक टाइम पे एक ही वैल्यू सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसे हम a को एलिमिनेट कर लेते हैं या b को एलिमिनेट कर लेते हैं, तो 144 इक्वल टू a स्क्वायर, b की जगह यहाँ से कितना आ जाएगा बताओ, b की जगह ये हो जाएगा 118 माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab। अब देखो बच्चों cos थीटा भी नहीं पता हमें, तो यहाँ से cos थीटा कितना आएगा, cos थीटा आएगा माइनस a बाई बी, ठीक है, माइनस a बाय बी, ऐसे। तो देखो b से b कट गया, है ना, a स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर 324 हाँ, तो प्लस a स्क्वायर माइनस 36 18 2 इंटू a इंटू 16 36 माइनस 2a स्क्वायर। देखो बच्चों a स्क्वायर यहाँ है, a स्क्वायर यहाँ है, इन दो स्क्वायर से ये कट जाएगा, ठीक है। अब देखो 36a इक्वल टू कितना आएगा, 324 माइनस 144, तो 0 12 में से 4 गए 8 और बस 80, ठीक है। कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हमने, 0 12 में से 4 8, अब ये एक बचा है, ठीक है। तो 180 बाय 36, 6 6 36 थे, ये आ गया 5, a आ गया 5, और b कितना आ जाएगा यहाँ से, b इक्वल टू 18 माइनस 5, भाई 18 माइनस a है ना b, तो कितना आ गया 13, ठीक है बच्चों। तो a आ गया 5 और b आ गया 13, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट फाइंड करने का तरीका है। तो ये मैंने जो क्वेश्चन कराया बिल्कुल बेसिक इन फॉर्मूलों का यूज करना सिखाया। अभी से मोशन में इस्तेमाल करेंगे हम, वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी आएंगी, बहुत सारे केस हैं मोशन में आगे। तो हम यहाँ टूल्स की तरह पढ़ रहे हैं वेक्टर को, तो ताकि आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आए, फिर इनका इस्तेमाल करेंगे। तो अभी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर रहे, इतने ही क्वेश्चन से काम चला रहे हैं, ठीक है। इनका बहुत यूज़ होने वाला है इन फॉर्मूलों का आगे, लेकिन अभी नहीं, अभी वेक्टर को समझना है तो इतना ही लिखते हैं। अब देखो बच्चों, अब समझते हैं अ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो सबसे पहले रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। तो देखो मैं एक सिस्टम बनाने जा रहा हूँ कोऑर्डिनेट, जैसे आपने मैथ्स में बनाए एक्स वाई, आपने अब तक 2 डायमेंशन बनाए, अब 3 डायमेंशन 3D सिस्टम z, एक्स वाई जेड बच्चों कुछ ऐसे होता है, जैसे आपको तो देख के ऐसे लग रहा है कि यार z इधर जा रहा है ना, ये सब 90 डिग्री पे है, तो z इस प्लेन में हो जाएगा तो सारे एक ही प्लेन में आ जाएंगे, 2 डायमेंशन हो जाएगा। डायमेंशन मतलब डायरेक्शन, तो ये इस डायरेक्शन में, समझाया बात, z। तो इसका मतलब अगर मैं ऐसे बनाऊं, ये y एक्सिस, एक मिनट, ये चलो x बना लेते हैं, ये y और ये z। तो z देखो बिल्कुल बाहर की तरफ आएगा सीधा ऐसे, ठीक है। जबकि तुम्हें लगेगा कि यहाँ पे लग रहा है z ऐसे, तो गलत फहमी से दूर रहना, बिल्कुल देखो ये। तो अगर एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक हो, ठीक है, जैसे क्यूबॉइड वगैरह, तो उसका एक कॉर्नर हुआ ना, जैसे एक रूम का कॉर्नर ऐसे ही होता है, नहीं, ये z, ये y और ये x, ठीक। तो इन डायरेक्शंस के नाम रख दिए जाते हैं बच्चों। इसका डायरेक्शन का नाम रखा जाता है i कैप, इसका j कैप और इसका k कैप। और अगर उल्टा ले जाएं तो ये माइनस i कैप, ये माइनस j कैप और पीछे माइनस k कैप। क्लियर है। अब देखो, अब आज ये नाम फिक्स हो गए, जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 4 डायरेक्शन थी, फिक्स हो गए थे, आज से इन डायरेक्शन का नाम भी फिक्स्ड हो गया।
अभी हम समझने जा रहे हैं कि अगर एक वेक्टर है यहाँ, वेक्टर ए, तो उसको कैसे लिखा जा सकता है एक्स वाई जेड के डायरेक्शन में। तो पहले मैं 2 डायमेंशन की मदद ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, फिर से 3D कर देंगे, ठीक है। मैं बचपन से 2D देख रहे थे ना मूवी, 3D तो आनी शुरू हुई है 2-4 साल से। अब देखो, जैसे अब मैं तुम्हें कहूँ कि यार ये डायरेक्शन तो फिक्स हो गई आई जे के, और ये एक डायरेक्शन मान लो इसका मैग्नीट्यूड अल्फा है, कोई वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड अल्फा यूनिट है, डायरेक्शन ये है, तो वेक्टर कैसे लिखा जाएगा? तो आप कहोगे सर अल्फा इंटू आई। कोई वेक्टर इधर की तरफ हो, मान लो उसकी 20 न्यूटन फोर्स है, 20 न्यूटन फोर्स, उसको कैसे लिखोगे वेक्टर फॉर्म में? तो 20 इंटू जे कैप, है ना। जैसे पिछली क्लास में मैंने ऐसे एग्जांपल दिए थे। तो किसी वेक्टर को जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसका मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन कर दो। लेकिन अगर कोई वेक्टर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ना जाके क्या कर रहा हूं, ऐसे जा रहा हूं, उसको कैसे लिखा जाता है? तो ये ओरिजिन हुआ, हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं बच्चों, ax ay दे रखे हैं, जहां इसकी हेड है ना, जिसका जहां इसका, वहां पे कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। इसको कैसे लिख सकते हो बच्चों? तो देखो, समझो बात को, वेक्टर, अब एक बात सोचो, अगर आप इसे ऐसे बनाते हो तो ये ax हुआ और ये क्या हुआ ay, रूल के अकॉर्डिंग ये x होता है, ये y होता है ना। तो वेक्टर a कितना हो जाएगा बच्चों? ax i कैप, भाई x डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट ax है, i कैप, और y डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है? ay j कैप। क्लियर है? अब देखो, ये तो हुआ वेक्टर, ठीक है। अब वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, उसका मैग्नीट्यूड, एक डायरेक्शन। अगर हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो क्या करें? तो देखो, मैग्नीट्यूड मैं आपसे कहूंगी यार इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ, ए वेक्टर का। आप कहोगे सर इस एरो की लेंथ फाइंड कर लो, है ना, सीखा हमने, एरो की लेंथ ही मैग्नीट्यूड होता है। तो देखो, अभी हमारे पास कोई मेथड नहीं है वेक्टर का, हम तो 10th पास करके आए हैं, ऐसा सोचो, बिगनर है, पहली बार पढ़ रहे हैं वेक्टर। तो हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला तो है, तो वेक्टर ए मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऐसे लिखा जाता है ना, यानी कि ए, तो कितना होगा बच्चों? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, ax माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस ay माइनस 0 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा, ये ax स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस ay के स्क्वायर का मैग्नीट्यूड। अब देखो, ये मैग्नीट्यूड आ गया, ये वेक्टर आ गया, वेक्टर a इक्वल टू मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन, पढ़ा है ना। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी बच्चों? ए कैप इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, ठीक है भाई, समझ में आया? भाई हमें अब डायरेक्शन भी बतानी है, तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए दैट इज ए कैप, तो मैग्नीट्यूड कितना है? ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। क्लियर है? ऐसे मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, समझ आ गया ना। तो किसी वेक्टर को आई जे के में ऐसे लिखा 2 डायमेंशन में, उसका मैग्नीट्यूड, यानी कि अब देखो ये तो फॉर्मूला आ गया। अब आप ऐसे समझ सकते हो, आई कैप के मैग्नीट्यूड मतलब आई कैप का जो मल्टीपल है उसका स्क्वायर, जे कैप का मल्टीपल है उसका स्क्वायर। कभी यहाँ माइनस हो तो भी स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ हमेशा प्लस ही रहेगा इसके अंदर। और डायरेक्शन ऐसे लिख ली, भैया हमने पिछली क्लास में पढ़ा था मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन, डायरेक्शन आ गई वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, ऐसे। तो ये 2 डायमेंशन हुआ, बड़ा इजी समझ में आया हमें, बड़े आसानी से। अब हम इसी बात को 3D में पढ़े तो अच्छा, एक और चीज़ समझे तो पहले एक और देखते हैं। ये ए एक्स है, ये अल्फा है, ठीक है। तो कोस अल्फा अगर मुझे लिखना हो तो बेस अपॉन, ये तो मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, ए एक्स अपॉन ए, ठीक है। अल्फा किस एक्सिस के साथ एंगल है इसका? एक्स एक्सिस के साथ, तो कोस अल्फा ए एक्स अपॉन ए आ गया, बड़ा इजी। फिर मैंने ये बीटा लिखा, ठीक है। अगर ये बीटा है तो ये बीटा होगा, है ना, यानी कि इस वेक्टर का ए का वाई एक्सिस से एंगल है बीटा। अगर इसका वैल्यू फाइंड करनी हो कॉस बीटा, तो यहाँ से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, यहाँ देख लेते हैं। देखो कॉस बीटा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये बेस हो गया अब, और ये हाइपोटेन्यूज, तो ए वाई बाय ए, ऐसे लिखा जा सकता है ना बच्चों। कॉस अल्फा इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए, कॉस बीटा इक्वल टू ए वाई बाय ए। अगर सोचो, एग्जाम्पल लेते हैं, अगर
जेड एक्सिस के साथ भी एंगल होता, मान लो उसका नाम गामा होता, तो कोस गामा क्या होता है इस रूल के अकॉर्डिंग, ए जेड बाय ए। क्लियर है? तो देखो हम यहाँ ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। अब हम इस सिस्टम को 3D में बनाने जा रहे हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगी। तो पहले 2 डायमेंशन इसलिए लिया ताकि समझ में आ जाइए, ये y, ये x और ये z। ठीक है बच्चों? देखो अब ये 3D है, अब कोशिश करता हूँ 3D बन पाए मुझसे नहीं। ये a वेक्टर, ठीक है, ये वेक्टर बच्चों ये है 3D में। कैसे है पता? मान लो ये 3D ये सिस्टम है ऐसे, ये z, ये y, x ऐसे जा रहा है ऐसे, बोले ये वेक्टर एक्चुअल में दीवार से ऐसे जा रहा है रूम के अंदर। ठीक है, देखो बच्चों ध्यान से समझना, ये जो लेंथ होगी बच्चों ये वाली, ये होगी इसकी ax लेंथ। ठीक है, यहाँ इसका प्रोजेक्शन है, ये लेंथ होगी बच्चों ay। ध्यान से देखो, ऐसे नहीं होगी भाई, आप ax यहाँ लिख सकते हो, ay यहाँ, और z कौन सी लेंथ है इसकी, ये वाली, ये देख लो, ये z है ना, तो ये az है। ठीक है, समझ में आया बच्चों? क्लियर? और इसका x एक्सिस के साथ एंगल है अल्फा, y एक्सिस के साथ एंगल है बीटा, और z एक्सिस के साथ है इसका एंगल गामा। ठीक है बच्चों? अब मैं वेक्टर a को लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ कोऑर्डिनेट लिखूंगा ax, ay, az। ठीक है, तो वेक्टर a इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? अब तो हम सीख चुके हैं, x डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है, x है ax तो i कैप, y डायरेक्शन में ay j कैप, और z डायरेक्शन में az k कैप। ठीक है, मैं आपसे कहूँ कि बेटा मैग्नीट्यूड बताओ, तो आप क्या कहोगे? यस सर। भाई डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, चाहे 3D में, चाहे आप डायरेक्ट देख लो, जैसे 2 डायमेंशन के लिए लिखा था ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। ठीक है, अच्छा फिर डायरेक्शन की बात करें तो वेक्टर अपॉन वेक्टर इंटू, ऐसे लिखता था ना, मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन। तो a कैप क्या होता है बच्चों? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो वेक्टर कितना है? ax i कैप, ay j कैप, az k कैप अपॉन अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ गया बच्चों? डायरेक्शन। समझ में आया? तो ये इस वेक्टर की डायरेक्शन आ गई, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। अच्छा, अगर मैं कोस अल्फा लिखूं, कोस इन सबको बोलते हैं बच्चों डायरेक्शन कोसाइन, मतलब कोस वैल्यू होती है ना, कोसाइन वर्ड है और डायरेक्शन। तो कोस अल्फा कितना होगा, जैसे अभी लिखा था, तो ax अपॉन a है ना, और a होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, तो ax अपॉन अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है, ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। अब धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग खुलना शुरू होगा वेक्टर को लेके, जो बिगनर है, जो पहली बार पढ़ रहे हैं। अब देखो कॉस बीटा, तो बच्चों मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉस बीटा। अगर हम यहाँ डायग्राम बनाएं, ये ए वाई है देखो, है ना, और ये अपॉन ए, तो ए वाई बाई ए, और कॉस गामा बिल्कुल ए जेड अपॉन ए, जिसको डायग्राम से प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं ए जेड अपॉन ए। ठीक है, अब यहाँ एक छोटी सी बात बताता हूँ, ये आपने लिख लिया होगा कि अगर आप कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा अगर कर दो, तो देखो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, ax स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए जेड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ऊपर हो जाएगा ax स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर, ए जेड स्क्वायर, और नीचे ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर
ए जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। क्लियर है, ये इक्वल टू 1 आ गया। अब देखो बच्चों, ये समझ में आया ना कैसे आया? ए स्क्वायर था और ए का मैग्नीट्यूड देखो, ए को हम ये लिखते हैं ना, तो इसका स्क्वायर ही हट जाएगा, 1 आ गया। ठीक है, तो इन सब की वैल्यू 1 होती है। अगर आप इसे साइन बीटा साइन में बदलो तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, वहाँ से उन तीनों साइन स्क्वायर का सम 2 आ जाता है। करके देखो, ये तुम्हारा टास्क है। मतलब मैं लिख देता हूँ, ये तुम्हें करके देखना है। ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। कैसे आया ये तुम्हें ढूंढना है। ठीक है, अब देखो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है, अब सीधे सीधे वेक्टर को सीखते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन करते हैं पहले फाइंड। जैसे एक वेक्टर दे रखा है, वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। ठीक है, तो देखो मैग्नीट्यूड क्या पढ़ा है बच्चों हमने, अंडर रूट ऑफ जो भी i का मल्टीप्लायर है उसको स्क्वायर कर दो, फिर जो j का मल्टीप्लायर है 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 16, 9 और 5 14, नो सॉरी 13 प्लस 16 रूट 29। ठीक है भाई, चेक करते रहे ना, कैलकुलेशन ऐसी है मेरी। अब पूछ रहा है डायरेक्शन बताओ, तो डायरेक्शन होती है बच्चों वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। हाँ, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऐसे। तो डायरेक्शन क्या आएगी 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप अपॉन कितना हो जाएगा 29। ठीक है, अच्छा देखो ना, यूनिट वेक्टर है डायरेक्शन, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। अब कभी भी यूनिट वेक्टर का क्वेश्चन आए तो समझ जाओ उसका मैग्नीट्यूड 1 है। ये मैंने सीधा सीधा आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना सिखाया। अब एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड अ वेक्टर whose magnitude is equal to magnitude of vector A and direction along वेक्टर B। ठीक है, डायरेक्शन किसके लॉन्ग है वेक्टर B। देखो बच्चों, और वेक्टर A और B कितने दे रखे हैं, वेक्टर A दे रखा है 2i कैप प्लस j कैप और वेक्टर B है ऐसे। ठीक है, A का वेक्टर A वेक्टर ये है और B है, हमें नया वेक्टर बताना है C। तो सोचो जो भी नया वेक्टर होगा, पहले आप खुद ट्राई कर सकते हो वीडियो पॉज करके, जो भी नया वेक्टर होगा बच्चों वो मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, अब सोचो C वेक्टर, ठीक है, C वेक्टर किसके बराबर है, C वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A कैसे लिखा जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा बच्चों ये 5। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, फिर मैं तुम्हें कहूँ कि यार डायरेक्शन भी बताओ, तो डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन बोली है उसने B के लॉन्ग, तो B के लॉन्ग है, इसका मतलब वेक्टर B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। ठीक है, ये कितना हो जाएगा i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप और मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर ऐसे। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, रूट 9 और 2 11 ऐसे। ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो बच्चों अब एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम इनके एडिशन सब्ट्रैक्शन आई जे के कंपोनेंट में अगर दे रखे हैं तो कैसे लिखा जाता है। तो जैसे वेक्टर ए इक्वल टू हमारे पास है 2i कैप
माइनस जे कैप प्लस के कैप, और वेक्टर बी है आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ, अलग अलग वैल्यूज पूछ रहे हैं हमसे, जैसे a माइनस बी, फर्स्ट पार्ट पूछा है a माइनस बी, तो सबको सॉल्व करते जाते हैं। ठीक है, तो a माइनस बी कैसे कैलकुलेट करें, तो देखो बच्चों, a 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, चलो पहले प्लस करते हैं। ठीक है, a प्लस बी, फिर i कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। ठीक है, तो क्या करते हैं बच्चों, आई कैप वाला आई कैप से जुड़ेगा, जे कैप वाला जे कैप से, के कैप वाला के कैप से। तो कितना हो जाएगा, देखो ये 2i कैप प्लस आई कैप 3i कैप, सिंपल अलजेब्रा जो भी होता है, माइनस जे प्लस जे, वो तो जीरो आ जाएगा, तो प्लस 0 प्लस के माइनस 2 के माइनस के कैप, तो 3i कैप माइनस के कैप, ये आ गया a प्लस बी वैक्टर। ठीक है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर। दूसरा पार्ट पूछा कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड किसका होगा बच्चों, यह है ना सोल्व करके, तो 3i कैप माइनस के कैप, इसका मैग्नीट्यूड बोला है। तो देखो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, क्या सीखा था हमने, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, तो 9 प्लस 1 रूट 10। क्लियर है। अच्छा, अब देखो 3 a, अब तीसरा पार्ट पूछा है मोड ऑफ a प्लस बी। इससे बहुत सारी चीजें आपको क्लियर भी होंगी छोटे से क्वेश्चन से। तो देखो इसका मतलब और इसका मतलब क्या सेम होता है, नहीं, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड यानी कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो दैट इज अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और प्लस b ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। ऐसे क्लियर है। अब देखो 4 प्लस 1 रूट 6, ये पूरा रूट 6 आ गया, प्लस 1 प्लस 1 और 2 का स्क्वायर 4 रूट 6, ये आ गया वेक्टर a प्लस मोड ऑफ वेक्टर a प्लस मोड ऑफ वेक्टर b। मान लो अगर मैं आपसे कहूं कि यार a प्लस बी बताओ, वो कितना होगा, तो देखो बच्चों a प्लस बी जो है ना, वो इन दोनों का ही सम है। ठीक है, तो ये कितना होगा, सेम। भाई किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लेना, सिंपल, उसका सिंपल समेशन भी तो है, मतलब मैग्नीट्यूड भी तो है। तो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड ये है, ये रूट 6 है, ये, तो ये दोनों एक ही बात है। लेकिन सेकंड केस जो है, क्या अंतर हुआ इनमें, सेकंड में है वेक्टर सम का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सम, ऐसे बोलो, और ये क्या है, सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर a एंड वेक्टर b। क्लियर है। अब देखो ये भी वही बात है। अब बिल्कुल ऐसे हमें कहा गया कि सब्ट्रैक्ट करो इन वेक्टर को, तो देखो बच्चों सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, तो वेक्टर a माइनस वेक्टर b, ठीक है, ऐसे लिखा, और 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप, ऐसे ही है। अब इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है, a माइनस बी, ठीक, a माइनस बी। अब देखो दूसरा, अगर पूछा जाए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a माइनस वेक्टर b, अब ये पूछा है, तो देखो ये आया वेक्टर a माइनस बी, इसका मैग्नीट्यूड लेना है बच्चों। इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिया जा सकता है, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 4 प्लस 9, ठीक है, कितना हो जाएगा, 9 और 4 13 और 1 14, रूट 14, ठीक है, समझा बच्चों।
अब देखो थर्ड पार्ट पूछा है, वेक्टर ए मैग्नीट्यूड माइनस वेक्टर बी, इसे कैसे सॉल्व करोगे? देखते जाओ बच्चों। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए भी पिछले केस में भी सॉल्व किया था, तो कितना आया था √6, है ना, और माइनस बी का मैग्नीट्यूड √6, 0 आ गया। ठीक है, तो इसमें और इसमें अंतर पता है, ये था सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड और ये क्या है, मैग्नीट्यूड का सब्ट्रैक्शन। अंतर समझना इन बातों में, ठीक है। और फोर्थ, अगर मैं कहूँ a माइनस बी, अब आप समझ गए कि सर ये तो सेम है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, 0। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन है। अगर मान लो आपसे कभी कहे, जैसे एक पार्ट में बोला कि a माइनस 2b करना है, तो इसका मतलब है कि a 2 इसमें मल्टीप्लाई कर दो, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन पढ़ रहे हैं अब ये, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप माइनस 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, तो 2 ये तो कट गया, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, समझा बच्चों? तो ये a माइनस 2b हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका मैग्नीट्यूड लिखना हो ऐसे तो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको सिंपल कैलकुलेशन सिखाई कि अगर वेक्टर i j k में दे रखा है तो कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने वेक्टर का एडिशन सब्ट्रैक्शन देखा और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में इसको रिप्रेजेंट करना सीखा। ठीक है बच्चों।